वेलकम टू पायनियर स्टडी। हम लोग बात कर रहे हैं 10th क्लास का जैव प्रक्रम। ऐसे ये छठा चैप्टर है, परंतु न्यू सिलेबस के अनुसार ये आपका 5वां अध्याय बना दिया गया है, क्योंकि न्यू सिलेबस में आपको जो आवर्त सारणी है उसे हटा दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक लाइन को समझते चलेंगे। ऐसे ये संक्षेप नोट्स है, इसका डिटेल नोट्स आपको एक प्रॉब्लम बुक के नाम से आएगा, तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे, फिर एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कर रहा है? श्वसन। सबसे पहला टॉपिक यहाँ दिया गया है श्वसन, रिस्पिरेशन। मनुष्य 1 मिनट में 15 से 17 बार सांस लेता है। देखिए, हृदय की धड़कन होती है 72 बार। बहुत बार कंफ्यूज कर जाता है लोग, हृदय की धड़कन पूछेगा तो वो 72 बार होता है, परंतु अगर सांस लेने की दर पूछेगा तो वो 15 से 17 बार होता है। बच्चों में ये ज़्यादा होता है। सांस की क्रिया 3 पदों में पूरी होती है, एक उच्छ्वास, दूसरा O2 और CO2 का परिवहन। फेफड़े फेफड़े श्वसन तंत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हैं। श्वसन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़े को समझा जाता है। वो ये बच्छगुहा, बच्छगुहा मतलब छाती के स्थान पे मध्य रेखा, मध्य रेखा का मतलब बीच में से एक दाएं तरफ और बाएं तरफ 2 फेफड़ा होता है, के दोनों ओर स्थित होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है, क्योंकि बाएं तरफ जो होता है हृदय होता है। ठीक है, बाएं तरफ क्या होता है? हृदय होता है। बाएं तरफ हृदय होता है, इसलिए बायां फेफड़ा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, बायां फेफड़ा छोटा होता है। आगे ये अस्पंजी होते हैं। क्या होते हैं? अस्पंजी। अस्पंजी किसको बोलते हैं? जैसे आप गद्दा देखे होंगे, उसमें क्या होता है, या रुई देखे होंगे, जिसको हम आकार को बढ़ा घटा सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अस्पंजी। तो फेफड़ा जो होता है वो अस्पंजी होता है। और प्रत्येक फेफड़े के दोहरी झिल्ली की बनी होती है, दोहरी झिल्ली की बनी होने थैले में सुरक्षित रहता है, जिसे फुफ्फुस आवरण कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? फेफड़े किस में? या प्लेयूरा कहा जाता है, उसको प्लेयूरा कहते हैं। फेफड़ा कहाँ होता है? प्लेयूरा में होता है। फेफड़ा में लाखों कोशिकाएं होती है। फेफड़ा में क्या होती है? लाखों कोशिकाएं होती है। फेफड़ा में लाखों कोशिकाएं होती है। ये हृदय में आए हुए, हृदय से आए हुए, चूँकि हृदय में अशुद्ध रक्त कहाँ से आता है? महाधमनी द्वारा। तो हृदय से आए हुए अशुद्ध रक्त को श्वसन क्रिया में आई हुई ऑक्सीजन से शुद्ध करते हैं। किससे शुद्ध करते हैं? ये ऑक्सीजन से शुद्ध करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कौन ग्रहण करता है? श्वसन क्रिया में ग्रहण होता है। तथा रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, किस में घुली हुई? रक्त में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तथा रक्त की शुद्धिकरण, यानी ये पूछा जा सकता है कि रक्त के शुद्धिकरण का काम कौन करता है? तो वो फेफड़ा करता है। बहुत बार कन्फ्यूजन में लोग हृदय समझ लेता है। हृदय रक्त के शुद्धिकरण का काम नहीं करता है, हृदय रक्त को पंप करने का काम करता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। श्वसन। श्वसन एक ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है, मतलब ये रासायनिक क्रिया है, यानी इसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे हम बाहरी वातावरण से O2 लेते हैं और इसमें O2 से भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण करते हैं। भोज्य पदार्थ का मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा तथा CO2 बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा तथा CO2। ऊर्जा का प्रयोग जंतु अपने विभिन्न कार्यों में करते हैं तथा CO2 शरीर के बाहर कर दी जाती है। श्वसन की क्रियाविधि 3 चरणों में होती है। पहला तो स्वच्छोबास, दूसरा CO2 O2 परिवहन, और तीसरा है यहाँ पे श्वसन लिखना चाहिए। श्वसन मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया। तो एक तो स्वच्छोबास का मतलब क्या है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन को लेना और शरीर के बाहर CO2 को बाहर करना, ये क्या कहलाएगा? स्वच्छोबास। ठीक है। और CO2 का परिवहन कहाँ से कहाँ तक? मतलब कुपिकाओं से लेके कहाँ तक? कोशिका तक उसका परिवहन, O2 और CO2 का। और उसके बाद उस कोशिका तक पहुँच के O2 क्या करेगा? भोज्य पदार्थ मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा। आगे मानव में स्वच्छोबास की विधि, इसमें फुफ्फुस सवातन भी कहते हैं। किसको? स्वच्छोबास को। यह क्रिया 2 उपचरणों में विभाजित है, अंतःश्वसन और निःश्वसन। अंतःश्वसन के दौरान डायफ्राम उदर की ओर झुक जाता है। उदर मतलब पेट की ओर, नीचे की ओर, और फुफ्फुस में वायुदाब कम हो जाता है, इसीलिए वायु वातावरण से नासिका द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करती है। क्या? आगे निःश्वसन। निःश्वसन के दौरान भित्ति डायफ्राम बच्च की ओर उठता है, मतलब बच्च मतलब छाती की ओर उठता है। इससे फुफ्फुस में वायुदाब अधिक हो जाता है और फेफड़ा से वायु
बाहर निकलती है। तो ये पूछा जा सकता है कि बताइए मतलब फेफड़े में वायु दाब कब प्रवेश होता है? तो जब डायफ्राम नीचे की ओर आएगा तो फेफड़े में वायु दाब कम हो जाएगा और जिस वजह से बाहर से वायु अंदर जाएगा, ठीक है। और जब निश्वास होगा तो डायफ्राम ऊपर की ओर हो जाएगा तो उसमें फेफड़े में दाब बढ़ जाएगा, जिससे फेफड़े का जो अथी है क्या है, वायु है वो बाहर निकलेगा, तो उसको निश्वसन कहेंगे। क्लियर हो गया होगा? हाँ, आगे श्वसन एवं श्वासन और श्वसन यानी ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में क्या अंतर है? देखिए, श्वसन जो है मतलब ब्रीदिंग जो है वो जो है एक भौतिक क्रिया है, जबकि जो श्वसन है, ठीक है, वो एक रासायनिक क्रिया है। इसमें ग्लूकोज टूटता है, इसमें केवल ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इसमें श्वसन मार्ग फेफड़े में निहित होता है। ये कहाँ होता है? श्वासन की क्रिया मतलब ब्रीदिंग की क्रिया श्वसन मार्ग और फेफड़े में निहित होता है। प्रत्येक कोशिका के भीतर होती है कौन सा चीज? जबकि श्वसन कहाँ होती है? कोशिका के भीतर होती है। श्वसन कहाँ होती है? कोशिका के भीतर होती है। इसमें वायु का अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन, इसमें वायु का क्या होता है? अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन, जबकि यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर पूछने की संभावना है। कौन सा? श्वसन और श्वासन। श्वासन का मतलब ब्रीदिंग यानी वायु का केवल अंदर बाहर होना, और श्वसन का मतलब ग्लूकोज का टूटना, ठीक है। तो आशा ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। O2 और CO2 का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में पहुंची हुई O2 रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन करती है। CO2 का परिवहन कोशिकीय श्वसन में बनी हुई O2 बाइकार्बोनेट के रूप में, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, जबकि CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। 57 श्वसन की क्रिया में अंतिम पद के में भोजन के ऑक्सीकरण से बनी ऊर्जा प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जिसी को क्या बोला जाता है? सत्रावन। आगे है मानव पाचन तंत्र। तो आशा है कि श्वसन तंत्र आपको संक्षिप्त में समझ में आ गया होगा। मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है, मनुष्य जो भी भोजन ग्रहण करता है वह जटिल अणुओं के रूप में होता है, ठीक है। वो क्या होता है? जटिल अणुओं के रूप में होता है। जैसे हम लोग स्टार्च ग्रहण करते हैं मूल रूप से, और पाचन की क्रिया द्वारा इस जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। जटिल अणुओं को किसमें? सरल अणुओं में किया जाता है, और हमारा शरीर आसानी से इसे क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। सहायक पाचक ग्रंथि। तो सहायक पाचक ग्रंथि कौन है? 2 ग्रंथियां हैं खास तौर पे, जो कि आहार नाल का हिस्सा नहीं है, परंतु ये पाचन का कार्य करता है। कौन कौन? यकृत और अग्नाशय। यकृत यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, ये पूछा जाता है, ठीक है। यकृत क्या है? सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यह पीत रस को स्रावित करती है। किस रस को? पीत रस को क्या करता है? स्रावित। कौन करता है? ये पूछा जाता है कि पीत रस का स्रावित कौन करता है? यकृत करता है, स्रावित करती है। और जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, अग्नाशय, यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? जो अंतःस्रावी भी हो और बाह्यस्रावी भी हो, जो एंजाइम का भी स्राव करता हो और जो हार्मोन का भी स्राव करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मिश्रित स्रावी ग्रंथि। जो पत्ती के आकार की होती है। कैसा होता है ये? पत्ती के जैसा होता है। आम के पत्ता उत्ता देखे होगे, उस पत्ते के जैसा होता है, ठीक है। उस पत्ते के जैसा होता है। कौन? मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। आगे कहता है जो पत्ती के आकार की होती है और पाचक एंजाइम स्रावित करती है। अब पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं? अभी फिगर भी देखे थे पिछले वीडियोज में, जिसमें मुंह, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा, पाचक ग्रंथियां और अग्नाशय, यकृत। मुंह में पाचन तंत्र की शुरुआत होती है। वास्तव में पाचन डाइजेशन तभी शुरू होता है जब आप खाना को चबाना शुरू करते हैं। लार ग्रंथियां, सिलेबरी ग्लैंड। मुंह के आसपास स्थित लार ग्रंथियां सिलेबरी ग्लैंड स्थित होती है। जब आप खाना शुरू करते हैं तो आप अपने भोजन को ऐसे टुकड़ों में चबाते हैं
टुकड़ों में चबाते हैं जो अधिक आसानी से पच सके, इजी डाइजेशन हो सके। आपकी लार सलाइवा भोजन के साथ घुल मिल जाती है और इसे एक ऐसे रूप में तोड़ना शुरू कर देती है जिसे आपका शरीर क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और उपयोग करता है। अब लार ग्रंथियों के उत्पादित लार में 98% कितना 98%, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जिसमें जीवाणुरोधी यौगिक होते हैं, विभिन्न एंजाइम होते हैं। ग्रास नली, यह मुख से भोजन को आमाशय तक ले जाने का नली है जो कि क्रमाकुंचन गति होता है, जिसमें आमाशय एक खोखला अंग है जो भोजन को एंजाइमों के साथ मिलाता है। ये एंजाइम भोजन को एक उपयोगी रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं। आमाशय के मुख्य कार्य भोजन के लिए अस्थायी भंडारण है, या कह सकते हो भोजन का भंडार गृह है। ठीक है, मिश्रण और संकुचन द्वारा भोजन को टूटा जाता है। ठीक है, पेट में मांसपेशियों की परतों के संकुचन से और विश्राम से ही पाचन की क्रिया शुरुआत होती है, इसलिए कभी कभी पेट गुर गुर की आवाज़ देती है। आगे क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत लगभग 6.5 मीटर लंबी पेशीय नली होती है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित एंजाइम और यकृत से पीत वलय का उपयोग करके भोजन को तोड़ती है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है पेरिस्टालसिस, भी इसी अंग में काम करता है, भोजन को आगे बढ़ाता है। छोटी आंत 3 खंडों में होता है, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और पश्च क्षुद्रांत, ड्यूडेनम, जेजियूनम और इलियम। ठीक है, आगे क्या है, ग्रहणी। ग्रहणी छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा खंड है। यह पेट से आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, जिसको क्या कहा जाता है, चाइम कहा जाता है, याद रखें क्या कहा जाता है, चाइम के रूप में जाना जाता है, प्राप्त करता है। और छोटी आंत में अवशोषण करके चाइम, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, पेट से जो प्राप्त होता है उसे चाइम नहीं काइम कहते हैं, काइम। और छोटी आंत से जो भोजन होता है उसे चाइम कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अम्लीय भोजन को काइम कहा जाता है और क्षारीय भोजन को चाइम कहा जाता है। रासायनिक पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्र क्षुद्रांत, ठीक है, जेजियूनम का प्राथमिक कार्य अवशोषण का है, जहाँ शर्करा अमीनो एसिड और फैटी एसिड अवशोषित होती है। ठीक है, और पश्च क्षुद्रांत, इसका अंदरूनी भाग खुद सिलवटों से बना है, जिनमें से प्रत्येक में कई छोटी उंगली जैसी दिखती हुई बिलाई, इसको बिलाई कहते हैं या रंसांगुल कहते हैं, जिसकी सतह अवशोषण योग्य होता है। आगे है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत या बृहदांत अपशिष्ट के निष्कासन ताकि आंत खाली करना आसान हो और सुविधाजनक हो। यह 1.5 मीटर लंबी नली होती है जो छोटी आंत को मलाशय से जोड़ती है। मलाशय रेक्टम, मलाशय बड़ी आंत को गुदा या एंस से जोड़ता है। मलाशय का काम बृहदांत में मल बाहर निकालना होता है। आगे है परिवहन से संबंधित है, रक्त संरचना एवं कार्य। रक्त लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में संचित होता है। लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसमें लाल कोशिकाओं में, ठीक है, हीमोग्लोबिन नाम का लाल रंग पाया जाता है। तो लाल रंग किस कारण से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। संयोजी उत्तक होता है, मतलब रक्त कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। संयोजी उसको बोलते हैं जो बहुत सारे चीज़ों से मिल के बना हुआ होता है, संयोजन से बना होता है। ठीक है, इसमें 4 चीज़ें पाई जाती है, प्लाज्मा, लाल रक्त का निकाय आरबीसी, श्वेत रक्त का निकाय डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बिंबाणु। रक्त के कार्य, रक्त शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है, मतलब रक्त के कार्य में यह फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और उसे शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है। यह सांस बाहर छोड़ने के लिए शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे फेफड़ा में पहुंचाता है। आगे है प्लाज्मा। तरल या रक्त के तरल हिस्से को प्लाज्मा कहते हैं। यह रंगहीन तरल है। प्लाज्मा कैसा तरल है, रंगहीन तरल है, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है, जिसमें 90% पानी, प्रोटीन और अकार्बनिक लवण होते हैं। इसमें घुलनशील रूप में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वसा, यूरिया, हार्मोन, एंजाइम आदि कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। शरीर में इन घुलनशील पदार्थों
को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। प्लाज्मा के प्रोटीन में एंटीबॉडीज होती है, ये याद रखें, ये सुरक्षा कवच कह सकते हैं, जो बीमारियों और संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली में सहायक होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी और किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन यह ऑक्सीजन ऊतकों तक ले जाया जाता है और आरबीसी का जीवन करीब कितने दिनों का होता है? 100 से 120 दिन होता है। 100 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ये संक्रमण से लड़ते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि ये रोग के कारक कीटाणु को खा जाते हैं। इसी कारण इन्हें शरीर रक्षा प्रणाली का सैनिक कहा जाता है। तो रक्षा प्रणाली का सैनिक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। रक्षा प्रणाली का सैनिक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। रक्षा प्रणाली का सैनिक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। ये सब पूछा जाता है बार बार। आगे है ब्लड प्लेटलेट्स, या इसी को क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। तो देखो, ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि ब्लड प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये छोटे होते हैं, गोलाकार, अंडाकार एवं रंगहीन कोशिकाओं होते हैं, जो अस्थि मज्जा में बनता है। देखिए, हर टाइप का जो रक्त होता है वो अस्थि मज्जा में ही बनता है, जिसके कटने या घाव लगने पर यह रक्त को जमाने, खून का थक्का बनाने में मदद करता है, जिस कारण खून का बहना बंद होता है। अब है, इस रक्त को पंप करने वाले अंग को हृदय कहा जाता है। फेफड़ों से आया हुआ शुद्ध रक्त प्लेमोनरी शिरा से बाएं अलिंद में आता है और बाएं अलिंद से बाएं निलय में होता हुआ महाधमनी, यहाँ धा लिखना चाहिए था, महाधमनी संपूर्ण शरीर में वितरित कर दिया जाता है। संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त शिराओं के द्वारा दाएं अलिंद से दाएं निलय से होता हुआ फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए पहुंचता है। केसुरिकियों का हृदय पेशी, ठीक है, हृदय पेशी से बना होता है, जो एक अनैच्छिक पेशी है। हृदय पेशी कैसी पेशी है? अनैच्छिक पेशी उत्तक से बना होता है। औसतन मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यही चीज़ बात कर रहे थे कि श्वसन दर भले ही कितना है? 15 से 17 बार, परंतु हृदय धड़कन कितना बार है? 72 बार धड़कता है। मनुष्य का दिल एक बार में 70 से 72 मिलीलीटर रक्त पंप करता है, ठीक है। इनमें कुल 4 हृदय कक्ष होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 4 कुल हृदय कक्ष होते हैं। 4 हृदय कक्ष होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव गुर्दा यानी ब्रिक की संरचना तथा कार्य, जिसको किडनी भी कह सकते हैं, ठीक है। मानव शरीर में गुर्दा मूत्र प्रणाली का एक अति महत्वपूर्ण अंग है, जो मानव शरीर में एक जोड़ी पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य रक्त शोधन करके मूत्र का उत्पादन करना और गुर्दा के करीब 11 से 14 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। इसका पैमाना याद रखना है। लंबा गुर्दा यानी किडनी कितना लंबा होता है? 11 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है। चौड़ा कितना होता है? 6 सेंटीमीटर। और मोटा कितना होता है? ठीक है, 3 सेंटीमीटर। आगे, मनुष्य के गुर्दे की संरचना सेम के आकार का होता है। किस आकार का होता है? सेम के आकार का होता है। मानव में 2 गुर्दे पाए जाते हैं, मतलब 2 किडनी पाया जाता है। गुर्दे के ब्रिक एवं किडनी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक, आगे बात कर लेते हैं। ब्रिक के 2 भाग होते हैं, कॉर्टेक्स, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। हम लोग फोटो देखे थे। मेडुला में रीनल पिरामिड पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेडुला में कौन सा पिरामिड पाया जाता है? रीनल पिरामिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रीनल पिरामिड पाया जाता है। ब्रिक के पिछले भाग से नलिकाकार, पिछले भाग से नलिकाकार यूरेटर, क्या
यूरेटर निकलती है। क्या निकलती है? यूरेटर निकलती है। यूरेटर मतलब मूत्रवाहिनी जिसको कह सकते हैं। यहाँ पे सारे ये फिगर पहले भी बात कर चुके हैं। मानव गुर्दा वृक्क के कार्य, रक्त को शोधन करता है कौन? मानव वृक्क यानी गुर्दा क्या करता है? रक्त को शोधन करता है। आगे, मानव शरीर में अम्ल तथा क्षार के संतुलन को बनाए रखने का काम भी किसका है? मानव गुर्दा का है। मूत्र उत्पादन का कार्य किसका है? मानव गुर्दा यानी किडनी का है। अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, रक्त नियंत्रण और एरिथ्रोपोइटिन, कोलेस्ट्रॉल, रेनिन नामक पदार्थ का स्राव भी कौन करता है? मानव वृक्क करता है। पादपों में परिवहन, पादप में जल का परिवहन जड़ से तने की ओर और जाइलम उत्तक द्वारा होता है। भोजन का परिवहन, पादपों में ही पत्तियों से बना हुआ भोजन फ्लोएम नामक उत्तक द्वारा नीचे जड़ों की ओर लाया जाता है। तो इसके साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, परंतु क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है कौन? वसीय अम्ल में लाइपेज कौन करता है? लाइपेज करता है। श्वसन है कौन सा क्रिया है? ये अपचयन की क्रिया है। ठीक है, अपचयन नहीं, श्वसन उपचयन की क्रिया होगा। ऑक्सीकरण है ना, चूंकि श्वसन, ठीक है, ऑक्सीकरण को उपचयन करते हैं तो उपचयन की क्रिया है। यदि लार में लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा को कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो वहाँ पे चूंकि स्टार्च का शुगर में विघटित होता है तो यही घटना क्या होगी? प्रभावित होगी। अगला क्वेश्चन कहता है अमाशय का आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है कौन? म्यूकस रक्षा करता है। याद रखें कौन? म्यूकस। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत में पित्तरस प्राप्त करता है? तो ये करता है क्षुद्रांत। याद रखें क्षुद्रांत। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन होता है क्षुद्रांत में, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है कि चावल के पानी में कुछ बूंदे आयोडीन विलयन डालने पर जाए तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। ये किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? तो यह स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। याद रखें आयोडीन परीक्षण किसके लिए किया जाता है? स्टार्च परीक्षण के लिए। हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है? तो वो बल्ब रोकता है। किसका? हाँ, हृदय का बल्ब रोकता है। आगे कहता है मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बन जाती है। वो क्यों? तो वो बन जाती है लैक्टिक अम्ल के कारण, पाइरूवेट के लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। आगे क्वेश्चन यहाँ पे खाली स्थान को भरने वाला है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन क्या कहलाता है? में होता है। कहाँ होता है? तो पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला कहता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन कहाँ होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन ऑक्सीजन कहलाता है, ये ऑक्सी श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सी श्वसन कहलाता है। अगला कहता है पाइरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन होने पर अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो ये बनेगा अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? एथेनॉल बनेगा। ठीक है, पाइरूवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद क्या बनता है? CO2 और जल बनता है। जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुलनशील ऑक्सीजन का, तो जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करता है। मनुष्य शरीर में गैसों का विनिमय की सतह उपलब्ध कराता है, वो कुपिका उपलब्ध कराता है। कौन? कुपिका। ठीक है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है, ऑक्सीजन परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, सरीसृप जंतुओं में जो होता है द्विकोष्ठीय हृदय होता है। कौन सा? द्विकोष्ठीय हृदय होता है। आगे कहता है भित्ति मोटी और लचीली होती है। मोटी और लचीली होती है धमनी की भित्ति। किसकी? धमनी की भित्ति। आगे यहाँ पे
क्वेश्चन और करता है, कपाट पाए जाते हैं, तो शिराओं में कपाट पाए जाते हैं, याद रखें किसमें, शिरा में कपाट पाए जाते हैं। अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में रक्त का थक्का जमने अनुरक्षण करती है, वो प्लेटलेट्स जो होती है, प्लेटलेट्स क्या करता है, अति करता है। पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, जाइलम ऊतक द्वारा होता है। पादपों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है, फाइलम ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हुआ, यहाँ पे मिलान करने वाला है। चलो देखो, पीतरस का संबंध किस चीज से है, पिताशय से है, किससे, पिताशय से। ट्रिप्सन का संबंध किससे है, ट्रिप्सन का संबंध है प्रोटीन पाचन से। यकृत का संबंध है, यकृत का संबंध है यकृत का संबंध कह सकते हैं, लाइपेज का संबंध तो है वसा से, ठीक है, और इंसुलिन का संबंध है अग्नाशय से, तो यकृत का संबंध हो जाएगा यूरिया निर्माण से। कहता है आगे आपको ये सारे क्वेश्चन, चूँकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इन क्वेश्चनों को आप बनाते चलें। प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है, कहाँ, क्षुद्रांत में। कहाँ होता है, क्षुद्रांत में। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। हाँ, कोशिका का ऊर्जा घर, चूँकि वहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा घर कहलाता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। हाँ, जैसे ये तो पहले ही से आंसर दे ले है, ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान को भरने वाला होना चाहिए। ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में, याद रखें। पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कहा जाता है, तो सर्वप्रथम उसमें मिलता है एमाइलेज। क्या मिलता है, एमाइलेज, जो लार में पाया जाता है। शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, ये बड़ी आंत में होता है, बृहदांत में। जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखें, तो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वर्णक का नाम लिखें जो प्रकाश को अवशोषित करता है, तो वो है क्लोरोफिल वर्णक। अगला है सत्य असत्य। देखिए, मनुष्य में दोहरा प्रसंचयंत्र होता है, हाँ सत्य है ये। बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजन रक्त का ग्रहण करता है। देखिए, ऑक्सीजन रक्त बाहर से आएगा ही नहीं, ये असत्य कह रहा है, ठीक है, ये असत्य है। बायां निलय ऑक्सीजन रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रशेषित करता है, ये सत्य है, ठीक है। बायां अलिंद ऑक्सीजन रक्त को दाएं निलय से प्रेषित करता है, ये गलत है, असत्य है ये, ठीक है। दायां अलिंद अनऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से आने पर ग्रहण करता है, ये सत्य है, ठीक है। आगे, भोजन के पाचन में लार की भूमिका, तो ये क्या करता है, स्टार्च को किसमें, शर्करा में परिवर्तित कर देता है, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का वहन में क्या अंतर है, तो जाइलम में एक दैशिक होता है, फ्लोएम में बहुदैशिक होता है। और जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम स्टार्च का या पोषक पदार्थ का। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सा है, तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए और जल होना चाहिए, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण करेगा। वसा का पाइसीकरण क्या है, तो वसा का पाइसीकरण या इमल्सीकरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, पीत के द्वारा होता है, जिसमें वसा के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं, तो हीमोग्लोबिन की कमी से हमें अरक्तता मतलब खून क्या हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी या ऑक्सीजन प्रवाह रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। श्वसन पोषण एवं विषम पोषी में स्वयं पोषण या विषम पोषी में क्या अंतर है, स्वयं पोषण में अजैव कारकों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, और विषम पोषी में किसी और जीव जंतु पे निर्भर रहते हैं। जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है, क्योंकि उसके पास गिल्स होता है और वो श्वसन की क्रिया केवल पानी में घुलनशील ऑक्सीजन से ही कर सकती
है। मनुष्यों में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है? क्योंकि मनुष्य का एक बार रक्त को साफ करने में एक बार फेफड़े से होकर गुजरता है और दूसरी बार शरीर से हृदय में आता है, इसलिए मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है तथा एंजाइमों के क्या कार्य हैं? तो देखिए, चूँकि हमारे आमाशय में अम्ल जो होता है अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जिसमें ट्रिप्सन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। आगे, एक गमले में लगे स्वस्थ पौधे की पत्तियों पर वैसलीन का लेप कर दिया जाए तो क्या पौधा लंबे समय तक स्वस्थ बना रहेगा? नहीं, क्योंकि उसके रंध्र भर जाएंगे, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण नहीं कर पाएगा और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगी तथा वह धीरे धीरे मर जाएगी, पीला हो जाएगी। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? समीकरण सहित लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जो पेड़ पौधे के शरीर में होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल को विघटित करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन तथा जलवाष्प बनाया जाता है, जिसके लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जरूरी है। उत्सर्जन का महत्व क्या है? शरीर में वो पदार्थ जो कि शरीर में पाचित नहीं हो पाते हैं, प्रयोग नहीं किए जाते हैं, उसी को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। पौधे के लिए बाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है? क्योंकि पौधे का ताप नियमन होता है, इससे पौधे का ताप बना रहता है और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया मतलब जो ऊर्जा बनती है वो वातावरण में फैल जाती है। आगे, सभी पौधे दिन के प्रकाश में ऑक्सीजन एवं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, क्योंकि दिन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए करते हैं ग्लूकोज को तोड़कर जो कार्बन डाइऑक्साइड वो उसको प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर लेते हैं, इस वजह से वो केवल ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। जबकि रात में चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उनका जो श्वसन की क्रिया के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती रहती है। स्तनधारियों में 4 प्रकोष्ठ हृदय होने के क्या फायदे हैं? इससे शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त आपस में मिलती नहीं है। धमनियों की तुलना में शिराओं की पतली दीवारें क्यों होती है? चूँकि शिराओं में रक्तदाब क्या होता है? कम होता है और धमनियों में रक्तदाब अधिक होता है। आगे है, वृकाणु की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मतलब उसका फोटो बनाना है और ये इसका क्रियाविधि आप पूरा का पूरा आपको लिखना है। मानव में परिवहन तंत्र के घटक जो है रक्त है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। आगे है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पाचन लिखिए। अमीबा का पोषण कैसे प्राप्त होता है? धमनी शिरा में अंतर लिखिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। स्टोमाटा का नामांकन चित्र बनाइए, मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए, मानव हृदय का नामांकन चित्र बनाइए, मानव वृकाणु का नामांकन चित्र बनाइए। तो देख सकते हैं कि चित्र वाला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो गुड लक, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में।